हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। सो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन डिराइव की थी, जो क्लास में कन्वर्सेशन चल रहा था मैडम और स्टूडेंट्स के बीच में, उसके थ्रू। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ये आई बटन की जो लिंक है, इससे जाके आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हमको पढ़ना है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने जो सिंपल डिफिनेशन कल डिराइव की थी वो क्या थी। वो डिफिनेशन ये थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। तो अब इसमें क्या है, ये एक सिंपल डिफिनेशन है। अब इसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, और किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला है द रूलर्स। तो इसका मतलब है कि इसमें डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन हैं, हु आर द रूलर्स, and which officials must be elected for any government to be called a democracy। यानी कौन कौन से ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी कहे जाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के इलेक्ट किए जाने चाहिए, और इसके अलावा जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको कौन से राइट होनी चाहिए या उन पे किस तरीके कंट्रोल होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड थिंग इज इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके के इलेक्शंस होने चाहिए और कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल की जानी चाहिए इलेक्शन के दौरान, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जा सके। थर्ड है जो इलेक्ट करने वाले पीपल होते हैं वो पीपल कौन से लोग हैं, ओके। क्या किसी कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को इलेक्टर्स कहा जा सकता है या कुछ लोगों को वोट देने से डिनाई किया जा सकता है, यानी जो वोट देने की क्राइटेरिया है वो क्या होगी। और लास्ट इसमें है कि व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो रूलर्स हैं उनको पीपल ने वोट करके इलेक्ट किया है। अब क्या वोट करके इलेक्ट होने के बाद क्या उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हो जानी चाहिए, मतलब अब वो जो चाहें वो करें, या उनके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उनकी पावर्स पे कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, उनको किसी के फेवर किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। क्या वो जो ह्यूमन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी जाके इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर इसमें बात होगी, ठीक है। तो इन सब पर बात हम करेंगे कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे पहली हेडिंग जो आपके सामने है वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इस पे बात करें इससे पहले इसी से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है पाकिस्तान का। 1999 में क्या होता है, 1999 में पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ के जो आर्मी के चीफ होते हैं, जनरल चीफ नाम होता है परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वो वहाँ की पावर को कैप्चर कर लेते हैं और अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक। और 2002 में क्या होता है, वो अपनी पावर को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और अपने को वहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, यानी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, अपने को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और जो अपना ड्यूरेशन है उसको भी वहाँ पे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद में 2002 में ही वो लेकर आते हैं लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। क्या लेके आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। अब लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में ये होता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो जो नेशनल असेंबली है और जो प्रोविंशियल असेंबली है, ठीक है, उसको जब चाहे तब डिसमिस कर सकता है। अब ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली क्या हैं, ये वो लोग हैं, यानी इनमें जो मेंबर्स हैं वो लोग हैं जिनको पीपल ने इलेक्ट किया है, यानी जो जनता ने वोट करके जिनको वहाँ भेजा है वो लोग हैं। बट उनको जब भी चाहें तो जो प्रेसिडेंट यानी जनरल परवेज मुशर्रफ हैं वो उनको जब भी चाहें तब डिसमिस कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये उसमें थी कि जो सिविलियन कैबिनेट है, मतलब इन्हीं असेंबली से जो है वो जो कैबिनेट बनती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, जैसे जो लोकसभा जाती है जिसको लोग चुन करके यहाँ से भेजते हैं, यानी जो डायरेक्ट जो पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं लोकसभा वाले मेंबर्स, तो उसमें से और कुछ जो राज्यसभा से हैं तो उनमें से लोग कैबिनेट में जाते हैं, यानी मिनिस्ट्री में जाते हैं, राइट। और वो मिनिस्ट्री जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फिर
इस लोकसभा के प्रति, और लोकसभा जो है यानी इसके मेंबर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फिर से पीपल के प्रति होते हैं, यानी लोगों के प्रति होते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, यानी अगर एग्जीक्यूटिव जो है यानी जो कैबिनेट है अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उनके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहे हैं, लोकसभा कर रही है। अगर लोकसभा ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, उनके ऊपर से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उनका हिसाब जनता कर लेगी, राइट। तो वहां पर क्या था कि जनता वोट तो कर रही है उन लोगों को, यानी जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली है, बट और वोटिंग के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा डिसीजन वो लेंगे तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि जो वहाँ पे जो सिविलियन कैबिनेट थी, यानी जो कैबिनेट थी, तो उसको सुपरवाइज करने का काम जो थी वो वहाँ की कर सकती थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कौन करती थी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। टर्म्स याद रखिएगा, यानी जो सिविलियन कैबिनेट थी उसको सुपरवाइज कर सकती थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग थे? आर्मी के ऑफिसर्स थे, और आपको पता है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो वहाँ के आर्मी चीफ ही थे, ठीक है। तो अब जो है जो सिविलियन कैबिनेट है उसको आर्मी जो है सुपरवाइज करेगी। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या होता है, यहाँ पर ये हुआ कि लोगों को इलेक्ट करके, यानी जो रूलर्स हैं हिसाब से उनको इलेक्ट करके गवर्नमेंट जो जनता भेज रही है वो वहाँ पे रियल रूलर्स नहीं हैं, रियल रूलर्स जो हैं वो वहाँ पे आर्मी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्शन जो हो रहे हैं, ठीक है, वोट दिया जा रहा है, सब कुछ है, बट जो मेजर डिसीजंस हैं वो उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, यानी जिनको इलेक्ट करके भेजा गया है उनके हाथ में मेजर डिसीजंस नहीं है। मेजर डिसीजंस तो उसके हाथ में है जिसको इलेक्ट करके नहीं भेजा गया है और जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। और इस तरीके की जो शासन प्रणाली है, इस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो तो मोनार्की में भी होती है, यानी राजतंत्र में भी होती है, डिक्टेटरशिप में भी होती है, यानी तानाशाही में भी होती है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी रूलर्स वो हैं, यानी जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, प्रोविंशियल असेंबली के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उनको राइट नहीं मिले हैं, बट उनको राइट उतने मिले हैं जिन राइट्स, बट जो भी राइट्स उनको मिले उस पर उस व्यक्ति का कंट्रोल है जो इलेक्टेड नहीं है। वो जो चाहे, यानी ऊपर वाला व्यक्ति जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटकम निकल करके आता है कि जो मेजर डिसीजन लेने वाला आदमी है उसको इलेक्ट नहीं किया गया है। तो डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो मेजर डिसीजंस है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू, इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जानी चाहिए। तो इस तरीके से क्या आप पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहोगे? आप बताइए, मैंने पूरा एग्जांपल आपको बता दिया। देन अब आपके पास दूसरा टर्म है, ये है, रुकिए इसको इरेज करते हैं पहले। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जैसे उसमें अभी हम लोग देख रहे थे ना, जो सिंपल डिफिनेशन थी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें हमने ये देखा कि जो रूलर्स हैं वो कैसे होने चाहिए। अब दूसरी बात किस पे आती है? इलेक्शन पे बात आती है, यानी इलेक्शन कैसे होनी चाहिए। तो इलेक्शन में ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन एक कंपटीशन ही होता है कि इसमें लोग खड़े होते हैं, और कंपटीशन होना भी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक ही लोग जो है बार बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, दूसरे लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, तो कंपटीशन नहीं होगा। तो कंपटीशन भी होना चाहिए, ठीक है, और उनके बीच में फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब देखो, क्या कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं बट वो फेयर नहीं होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन में कंपटीशन नहीं होता है? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं चाइना का। तो चाइना की जो कह सकते जो पार्लियामेंट है, तो चाइनीज भाषा में आपकी बुक में उसका नाम लिखा है, आप उसको प्रोनाउंस करो, जानो, उसका कोई खास मतलब नहीं है। उसको जो इंग्लिश में जो वर्ड बोलेंगे वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, याद रखना, ये चीज़ याद रखना है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये चाइना की क्या है, वहाँ की पार्लियामेंट है। अब उस पार्लियामेंट में लगभग 30,000 लोग जो हैं वो इलेक्ट होकर के जाते हैं, पूरे जो है चाइना से, पूरे कंट्री से, जिसमें कि कुछ आर्मी भी इलेक्ट करती है कुछ लोगों को। अब जो ये इलेक्ट होकर के जाते हैं वहाँ पे, तो ये इलेक्ट होने वाले लोग, यानी जो इलेक्शन में खड़े वाले होने वाले लोग होते हैं, इनको
जो चाइना की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो अकेली पार्टी है चाइना में, और वहाँ पे जो इलेक्शन में खड़े होने वाले लोग हैं उनको वही पार्टी परमिशन देती है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। यानी जिनको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन देगी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, बाकी लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, राइट। तो अब आप एक चीज़ बताओ कि हाँ, एक चीज़ और इसमें और ऐड कर लो कि वहाँ पे कुछ और पार्टीज़ हैं, यानी लोकल लेवल पे पार्टीज कुछ और हैं, बट वो भी पार्टी जो है, ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन से ही है, यानी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो अब यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर के आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन तो होते हैं, बट फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है। आप ही बताओ, क्या वहाँ पे चॉइस है? आंसर होगा नहीं, उन लोगों के पास किसी तरीके की चॉइस नहीं है। अगला एग्जाम्पल इसी में मैक्सिको का है। अब ये जो हम कंट्रीज बोल रहे हैं इनको आप एटलस में देखो कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पर हैं, तो अगर उनकी लोकेशन भी देखते रहोगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अगला एग्जाम्पल किसका है? मैक्सिको का है। 1930 में मैक्सिको को फ्रीडम मिलती है, आज़ाद होता है, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो गवर्नमेंट की टर्म है वो 6 ईयर की है, जैसे अपने यहाँ भारत में कितने की है? 5 ईयर की है, तो 6 ईयर की टर्म है। बट यहाँ पे क्या होता है, हाँ, और एक चीज़ है, सिंस इंडिपेंडेंस यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी, किसी तरीके का मिलिट्री रूल नहीं था। लेकिन 2000 तक यहाँ पर क्या होता था, हमेशा इलेक्शन जो जीतती थी वो एक ही पार्टी जीतती थी जिसका नेम था PRI। PRI का फुल फॉर्म हुआ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI। वो 2002 तक ऐसा हुआ कि वही पार्टी अकेले ही इलेक्शन जीतती थी। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे चाइना की तरह अपोजिशन पार्टीज नहीं थी, वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज भी थी। लेकिन होता क्या था, ये जो PRI थी ये इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस करती थी, यानी गलत रास्ते अपनाती थी। अब जो है क्लास 9th में आप लोग हो, आई थिंक इतना आप लोग देखते होंगे कि जब आपके यहाँ वोटिंग होती होगी, चाहे प्रधान की वोटिंग होती हो, ग्राम प्रधान की, तो हो सकता है आप देखे हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ नोटिस करना कि जो माल प्रैक्टिस है, यानी जो खराब तरीके हैं इलेक्शन के, वो कैसे अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता था कि स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि तुम इस पार्टी को वोट दो, यानी PRI को वोट करो। जो न्यूज़ एजेंसीज होती थी वहाँ पे सारे न्यूज़ जो हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो इसी PRI की ही तारीफ करते थे, बाकी पार्टीज को खूब क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। तो यानी ये लोग भी फेयर इलेक्शन में किसी तरीके से वहाँ पे नहीं करने देते थे। जैसे अगर आप करंट पॉलिटिक्स देख लो तो ये हमेशा मीडिया पे एक आक्षेप लगता है कि वो हमेशा जो है वो भाजपा सरकार के पक्ष में ही ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। कुछ लोग उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा वहाँ पे कहा गया कि ये चीज़ है। इसके अलावा क्या हुआ, पोलिंग बूथ जो थे, यानी जहाँ पे वोटिंग होती थी, वो शिफ्ट कर दिए जाते थे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता था पोलिंग बूथ्स पे। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता था, हाँ, और मनी बहुत ज़्यादा यूज होता था, लोगों को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए मनी बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो ये सब क्या है, मैल प्रैक्टिसेस में आती है। तो अब यहाँ पर क्या था कि लोगों के पास ऑप्शन भी थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, बट यहाँ पे PRI जो थी इतने मैल प्रैक्टिस करती थी इस तरीके से कि वो अल्टीमेटली इलेक्शन जीत ही जाती थी। तो आप बताओ भाई, लोगों के पास ऑप्शन भी हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, रूलर्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं, बट क्या आप इसको डेमोक्रेसी कहोगे? अगेन क्वेश्चन मार्क एक लग गया। अब इसका आंसर फिर आप दो। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आई। पहला आपके सामने है, इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या इसको हम चॉइस कह सकते हैं? आंसर आप लोग खुद दे लो। देन मैक्सिको में क्या है, इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। देखो भाई, वही बात है कि मैक्सिको में क्या है, अगर लोग वोट ना भी देना चाहें उस पार्टी को, तो ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे तो वो नहीं जीतेगी। वो जहाँ भी वोट करेंगे, जैसे भी वोट करेंगे, वो इतने मैल प्रैक्टिसेस अपनाती है भाई, बूथ ही पूरा बूथ कैप्चर कर लिया, वहाँ पे गए, अपने हिसाब से वोट डलवा लिए अपने लोगों को वहाँ पे भेज करके। तो इससे क्या होगा कि लोग वोट देना चाहें ना चाहें, कुछ भी हो, सिस्टम सब कुछ है, बट वहाँ पे लोगों की चलती नहीं है। चॉइस तो उनके पास कहने भर को चॉइस है। तो ये सब फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल करके आता है,
यहां से निकल करके आता है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब इस तरीके फेयर इलेक्शन होने चाहिए जहां पे जो करंट में पावर में है वहां पे उनके भी लूजिंग के चांस हो, वो भी हार जाएं। मतलब अगर उन्होंने सही काम नहीं किया है तो जनता जब चाहे तब उनका तख्ता पलट कर दे। ऐसे राइट्स होने चाहिए, इस तरीके इलेक्टोरल राइट्स वहाँ पर होने चाहिए डेमोक्रेसी में। तो ये बात निकल करके आई। आई थिंक आपको ये लग रहा होगा कि वो सिंपल डिफिनेशन ही थी, उस डिफिनेशन में हम इतनी चीज़ें नहीं डिराइव कर सकते। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी, अगर उस डिफिनेशन से ही हम देखेंगे खाली, तो हमको ये सारी यानी अभी पाकिस्तान, चाइना और मेक्सिको ये सब डेमोक्रेटिक लगेंगी, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए वहाँ पे मैडम ने कहा था कि ऐसा है कि हम इस पर डिस्कशन करते हैं, तब हम बात आएंगे, यहाँ बात निकाल करके आएंगे। अब अगला है, तो हम लोगों ने किस पे देख लिया, रूलर्स का देख लिया, इलेक्शन का देख लिया। अब क्या है, वोट पर बात करेंगे। तो वोट में है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक आदमी, उसके एक वोट होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखोगे, जो रिवॉल्यूशंस हुए उनको देखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने या पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग बहुत टाइम से हो रही है कि जो है वहाँ के जो लोग हैं, यानी एक एज क्राइटेरिया तय कर दी जाए, उसके बाद के लोग, यानी जिसमें मेल फीमेल सारे लोग हों, उनको वोट देने का राइट हो और उनके वोट की जो वैल्यू हो एक जैसी हो, ठीक है। बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वोटिंग तो होती है बट वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल किसका लेते हैं, देखो पहला एग्जाम्पल देखो सऊदी अरेबिया का। 2015 के पहले सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं था। एग्जाम्पल ले लो एस्टोनिया का। एस्टोनिया ने ऐसे सिटीजनशिप रूल बनाए कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी, यानी जो रशियन लोग थे वो कम नंबर में थे, तो उनको वोट के राइट में बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल ले लो फिजी का। ये सब कंट्रीज़ में फिर कह रहा हूँ कि मैप में आप ढूंढिएगा, अगर कंट्रीज़ की लोकेशन भी देखते रहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लोकेशन, तो फिजी का एग्जाम्पल ले लो। फिजी में क्या है, फिजी ने कुछ ऐसे ही इलेक्टोरल सिस्टम बनाए हुए हैं कि वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो इंडियन फिजियन हैं। देखो अब इंडियन फिजियन क्यों हैं, जैसे आपको इंडियंस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज में मिल जाएंगे। इसके कई रीज़न हैं। एक तो जो इंडेंचर्ड लेबर थे, ये वर्ड आप हिस्ट्री में पढ़ोगे या नेशनल इलेक्शन के टाइम पे पढ़ोगे, आप भी हम ऐसे बताए थे। इंडेंचर्ड लेबर को हिंदी में गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इनको क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो दूसरे कंट्रीज़ में चाय बागानों में या खदानों में काम करने के लिए यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चले जाते थे, ठीक है। यहाँ से बहला फुसला कि तुमको हम वहाँ मकान दे देंगे, अच्छा खाना पीना सब मिलेगा, यहाँ से बहला के लेके चले जाते थे। फिर वहाँ स्लेब जैसा बना लेते थे और वो वापस नहीं आ पाते थे। तो वही लोग हैं। तो अब भी फ्रीडम के बाद में वो लोग वहीं रह बस गए हैं, तो अब वहीं पे रह रहे हैं, बट वो बेसिकली हैं इंडियन ओरिजिन के, यहाँ पे सबको पता है। तो वहाँ पे जो ये इंडियन फिजियन लोग हैं, तो जो फिजी की गवर्नमेंट है उसने इस तरीके से इलेक्टोरल अपनी वहाँ पे पॉलिसी बनाई हुई है कि इन लोगों के वोट की वैल्यू जो है, वो जो बेसिक फिजियन लोग हैं उनकी वैल्यू के बराबर नहीं है, उनकी वोट की वैल्यू कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, ठीक है। अब अगला इसमें क्या है, अगला है रूल ऑफ लॉ, जिसमें था ना कि गवर्नमेंट किस काइंड की होनी चाहिए, उसमें था सिंपल डेफिनेशन में कि गवर्नमेंट किस काइंड की होनी चाहिए। तो अब उस पर गवर्नमेंट किस काइंड की होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के काइंड में ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, बट उसमें क्या हो, रूल ऑफ लॉ हो। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जो है वो एक लॉ के अंडर में वर्क करे। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो डिस्टर्ब ना करे, यानी अनलिमिटेड पावर उसको ना मिले। ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ठीक है। यानी आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आप इलेक्शन से हैं, बट आप जो है ऐसा ना हो जाए कि आप अनलिमिटेड हो जाए, आप जो चाहें वो करने लगे। तो इसका एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की कंट्री लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिलती है 1980 में, और वहाँ की पार्टी है जानु पीएफ, ZANUPF, जानु पीएफ जिम्बाब्वे की पार्टी है। ठीक है, और उसके जो हेड हैं उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे जो हैं ये 2017 में कुर्सी से हटाए गए थे, 2017 में अभी रिसेंटली, और तब से जो है ये कंटिन्यू वहाँ के प्रेसिडेंट बनते रहे। अब हुआ क्या, ये पॉपुलर थे, ठीक है, यानी जो मैक्सिको थी PRI पार्टी जो बार बार इलेक्शन जीत रही थी, बट अनफेयर मैनर से जीत रही थी। यहाँ पे अनफेयर मैनर से तो नहीं जीत रहे थे, कम से कम ये पॉपुलर थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन पॉपुलर होते थे तो, लेकिन इन्होंने वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसका खूब मजाक बनाया, अपने हिसाब से ये रूल्स बदलते रहे, अपनी पावर्स को बढ़ाते रहे, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी थी लोगों के प्रति उसको कम करते हैं, नहीं ऐसे रूल्स बनाते रहे कि ये जनता के प्रति कम से कम रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरीके के रूल्स वो बनाते रहे। जो प्रेस थी उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहे, न्यूज़ एजेंसीज थी उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहे, न्यूज़पेपर्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहे कि वो बहुत ज़्यादा यानी जो इनके खिलाफ जो चीज़ें हो वो इनके मतलब इनके खिलाफ कोई न्यूज़ ना डाल पाएँ। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। अपोजिशन पार्टी की मीटिंग को जाके उसमें तोड़फोड़ कर देना, मतलब उसको ख़राब कर देना, ठीक है, अपोजिशन को सही से अपनी नीतियाँ न बनाने देना, ठीक है, उनको हैरास करना, पहली चीज़ तो ये करते थे। कोर्ट के जजमेंट जो आते थे उसको इग्नोर करते थे। जैसे डेमोक्रेसी में ये भी है कि एक राइट होगा, और आपको सब पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्वे सर्वा होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही वर्क करेगी, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करती है तो उसके ऊपर जुडिशियरी है उसको रिव्यू करने के लिए। तो ये क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज करते रहते थे, और अगर जुडिशियरी की बात करो तो जुडिशियरी को उसकी बात नहीं मानते थे, उसको इग्नोर कर देते थे। तो ये 2017 में बाद में हटा दिए गए। अब जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेकर के आप देखो कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, पॉपुलर तो है लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक है। और भी ये कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट वो जो है ऐसे काम कर सकती है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक हो जाए, यानी इस तरीके के अगर रूल वो बनाने लगी, इस तरीके के लोगों पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगेगी तो क्या होगा, वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी। जुडिशियरी जो है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जो सेट ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट जा रही है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सके, ये होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसके कंक्लूजन में देखें तो ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर इसको हम लोग समरी में देखें तो ये आपके सामने समरी रही। पहला है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर्स डिसीजंस, यानी जो लोगों के द्वारा जो इलेक्ट होने वाले लोग हैं उन्हीं के पास मेजर डिसीजन लेने की राइट होने चाहिए। दूसरा है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। और थर्ड है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और लास्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो ये आपका रहा पार्ट बी। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी इसका जो एक और अभी इसका पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे कि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, एक चीज़ और, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ज़रूर चेक करिए, उसमें हमारे ब्लॉग की, टेलीग्राम की, फेसबुक की ये सब लिंक्स वहाँ पे दी हुई हैं, तो आप हमसे सोशल साइट्स पे भी जा कर के जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।